सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। राम कुमार एपीजी महाविद्यालय की ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। अपन बीए पार्ट सेकंड का टॉपिक पढ़ रहे थे जल संसाधन। इससे पहले वाला टॉपिक पढ़ा था अपन ने वन संसाधन। तो जल संसाधन में धरातलीय जल, इनके 3 टाइप अपन ने पढ़े थे और उसमें प्रथम था धरातलीय जल। धरातलीय जल में अपन ने नदियाँ वाला पॉइंट कंप्लीट कर लिया था और आज देखेंगे अपन सेकंड झीलें। देखो झीलें अपन किसे कहते हैं? नदियाँ हैं वो बहता जल होता है, यानी जल है उसका प्रयोजन होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, उसे अपन नदियां कहते हैं। या तो अरब सागर में गिरे, बंगाली खाड़ी में गिरे, विश्व के संदर्भ में अपन बात करें तो किसी न किसी समुद्र में नदियां जल को पहुंचाती हैं, परिवहन का कार्य करती हैं। झीलें, झीलें क्या हैं? यह है स्थिर जल राशि। क्या? स्थिर जल राशि। ये ज्वालामुखी से निर्मित हो सकती हैं, किसी पर्वत के ऊपर निर्मित झील, मतलब ये यूं गड्ढा टाइप होती हैं और उसमें जल भर जाने से जो स्थिर जल है ये, इसको अपन झील कहते हैं। ये वलन से निर्मित हो सकते हैं, ज्वालामुखी से निर्मित हो सकते हैं, वगैरह वगैरह अपन चीज़ें इसमें लिखेंगे। हेडिंग डालो आप झीलें। मीठे पानी की झीलें हैं, लवणीय झीलें हैं, सबसे बड़ी झील है, ये पॉइंट आएंगे इसमें। झीलें, इसमें लिखो झीलें पृथ्वी तल पर, झीलें पृथ्वी तल पर मतलब धरातल पर, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाली, पृथ्वी तल पर पाए जाने वाली प्रमुख स्थिर जल राशि है। प्रमुख स्थिर जल राशि है। झीलें जलीय गुणवत्ता एवं प्रकृति के अनुसार, जलीय गुणवत्ता मतलब या तो खारे पानी की झीलें हैं या मीठे पानी की झीलें हैं, 2 टाइप हैं। प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं, प्रकृति के अनुसार भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। इस दृष्टि से अलवणीय या स्वच्छ झीलें, अलवणीय या स्वच्छ झीलें, कोमा लवणीय या खारे पानी की झीलें, लवणीय या खारे पानी की झीलें, तथा हिम झीलें, मतलब ये जल है वो बर्फ के रूप में जमा हुआ, या हिम झीलें प्रमुख हैं। स्थिति के अनुसार पर्वतीय, किसी पर्वत के ऊपर झील का निर्माण हो गया उसे अपन पर्वतीय झील कह देंगे। पठार पर निर्माण हुआ तो पठारी झील कह देंगे। मैदान में निर्मित हुई है तो मैदानी झीलें कहेंगे उसको अपन। स्थिति के अनुसार पर्वतीय, पठारी तथा मैदानी झीलें होती हैं, उत्तरी पश्चिमी रूस की लाडोगा और ओनेगा, लाडोगा और ओनेगा, अरल सागर तथा ओनेगा, अरल सागर तथा बेकाल झील आदि मैदानी भागों की। ये तीनों झीलें ये मैदानी भाग पर हैं, आदि मैदानी भागों की, तथा मध्य एशिया की कोरोनार, मध्य एशिया की कोरोनार, रानी कोरोना तो चल ही रहा है, आगे रहे और लिख लो कोरोनार। मध्य अफ्रीका की कोरोनार, कोमा अफ्रीका की टाना, अफ्रीका की टाना झील, अफ्रीका की टाना
और दक्षिणी अमेरिका की टिटिकाका, दक्षिणी अफ्रीका की टिटिकाका। ये जिले हैं वो है पर्वतीय, टिटिकाका पर्वतीय, व तिब्बत की मानसरोवर झील महत्वपूर्ण है, तिब्बत की मानसरोवर झील महत्वपूर्ण है। झीलों की उत्पत्ति हिमनदों से, झीलों की उत्पत्ति हिमनदों से, ज्वालामुखी से, हिमनदों से, ज्वालामुखी से, भ्रषण क्रिया से, जैसे किसी चट्टान का भाग नीचे धंस जाता है तो जो गड्ढा निर्मित होता है उसमें जल भर जाने से झील का निर्माण होता है। ज्वालामुखी से, भ्रषण क्रिया से, तथा संपीड़न, तो संपीड़नात्मक बल के बारे में मैंने आपको बताया था, जब दो चट्टानें एक दूसरे की तरफ खिसकती हैं, संपीड़नात्मक बल, तो उससे वलन निर्मित होता है। और जहाँ ये तो पर्वत का निर्माण हो गया, वलन निर्मित होगा तब यूं ही तो होगा ना, यूं। तो दो पर्वतों के मध्य जो ये जगह है, यहाँ झील का निर्माण होगा। संपीड़न आदि से होती है। इस क्रम में पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में रुडोल्फ पूर्वी अफ्रीका की रिफ्ट घाटी में निर्मित ये झील है रुडोल्फ अल्बर्ट एडवर्ड तथा टांगानिका ताजा पानी की यह टांगानिका झील है, वो ताजा पानी की सबसे बड़ी झील है। टांगानिका ताजा पानी की सबसे लंबी तथा बेकाल है सबसे गहरी, सबसे गहरी झील है। कैस्पियन सागर लवणीय जल की सबसे लंबी झील है। कैस्पियन सागर लवणीय जल की सबसे लंबी झील है। सांभर तथा चिल्का भारत की खारे पानी की विशाल झीलें हैं। सांभर जयपुर में है, चिल्का उड़ीसा में है। सांभर तथा चिल्का भारत की खारे पानी की विशाल झीलें हैं। और महाराष्ट्र की लोनार झील, आगे लिखो, महाराष्ट्र की जो लोनार झील है वो ज्वालामुखी से निर्मित है। ज्वालामुखी का जो ऊपर का मुंह होता है ना, क्रेटर, और ज्वालामुखी जो शांत हो जाता है उसके बाद जो ऊपर जो क्रेटर का जो निर्माण है यूं, तो उसमें जल भर जाता है और फिर ज्वालामुखी का कभी उद्गार होता नहीं, शांत ज्वालामुखी, तो वो क्रेटर झील का निर्माण हो जाता है वहाँ। तो महाराष्ट्र की लोनार झील क्रेटर झील है। महाराष्ट्र की लोनार झील क्रेटर झील है। अब नेक्स्ट लिखो नहरें, थर्ड पॉइंट, नहरें। तो नहरें अपन किसे कहेंगे? जो मुख्य नदी है ना, मुख्य नदी होती है, उससे नहरें निकाली जाती हैं। कुछ आप देखो यूं भी समझ सकते हैं, जैसे
यहाँ से एक नदी बह रही है और यहाँ से एक नदी बह रही है, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ने के लिए एक तो परिवहन का साधन सुगम हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक नहर का निर्माण कर दिया जाता है जिससे परिवहन सुगम हो जाता है। एक तो नहर का निर्माण यूं किया जाता है और सेकंड ये नदी है, इससे किसी भी शहर को जल उपलब्ध कराने के लिए नहरें निकाल दी जाती हैं, उसे अपन नहर कहते हैं। और अपन इसमें मुख्य मुख्य जैसे पन्नामा नहर है वगैरह इनके बारे में अपन लिख लेंगे, जैसे स्वेज नहर है, पन्नामा नहर है, सू नहर है, इनके बारे में अपन लिख लेंगे कि यानी ये किस किस को आपस में जोड़ती हैं। तो नहरों में लिखो परिवहन, परिवहन सिंचाई, परिवहन सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन के लिए, तथा जल, जैसे मुख्य नदी से नहरें निकाली जाती हैं तो जब ये जल नीचे गिरता है नीचे टरबाइन लगा दिए जाते हैं और उससे बिजली का निर्माण किया जाता है। परिवहन सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन के लिए, जल विद्युत उत्पादन के लिए नहरों का निर्माण किया जाता है, नहरों का निर्माण किया जाता है जिनमें जिनमें धरातलीय जल भंडारित रहता है, जिनमें धरातलीय जल भंडारित रहता है। ये नहरें राष्ट्रीय तथा, ये नहरें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की होती हैं। जो दो नदियों कोमा खाड़ियों या समुद्रों की दूरी कम करने के लिए, या समुद्रों की दूरी कम करने के लिए, जैसे स्वेज नहर है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, तो या तो पूरा का पूरा भूमध्य सागर यूँ लाल सागर से भूमध्य सागर में जाकर पूरा घूम के जाना पड़ेगा, और सीधी नहर का निर्माण कर दिया गया तब दोनों को आपस में एक नहर ही जोड़ देगी। समुद्रों की दूरी कम करने के लिए भी बनाई जाती है। भारत में आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की बकिंघम, कौन सी, बकिंघम नहर का निर्माण किया गया। आंध्र प्रदेश तथा तमिलनाडु की बकिंघम नहर तथा कंबरजुआ नहर महत्वपूर्ण है, कंबरजुआ नहर महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त केरल के पश्चिमी तट पर स्थित नहर का कोल्लम कोट्टापुरम खंड चंपकारा नहर तथा उद्योग मंडल नहर आदि प्रमुख छोटी नहरें हैं। ये तो आपको जो लिखाई है मैंने वो लिखाई है भारत के संदर्भ में। अब कुछ अंतर्राष्ट्रीय नहरें हैं उनके बारे में लिखेंगे। आगे लिखो आप, कुछ अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नहरें निम्नलिखित हैं और हेडिंग लिखो विश्व की प्रमुख व्यापारिक नहरें, मतलब व्यापार के संदर्भ में इन नहरों का निर्माण किया गया। विश्व की कुछ प्रमुख व्यापारिक नहरें। अब सिर्फ नहरों का नाम और किस किस क्षेत्र को ये आपस में जोड़ती हैं। जो भारत के संदर्भ में लिखाई वो तो सिर्फ साउथ का है मामला। केरल है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है, बिल्कुल यूँ किनारों के ऊपर ये जो नीचे भारत का जो हिस्सा है ना, मतलब यहाँ से जोड़ने का काम किया, यहाँ से यहाँ तक का, सिर्फ यहीं पास की नहरें हैं। विश्व के संदर्भ में आप लिखो पहली स्वेज नहर। देखो अगर इसका निर्माण किसने कराया है, कितने किलोमीटर इसकी
लंबाई है, गहराई है, चौड़ाई कितनी है, ये तो अपन अलग से स्वेज नहर पढ़ेंगे तब लिखा जाता है इसके बारे में। बाकी अपन सिर्फ यही लिखेंगे कि ये नहर आपस में किस किस को जोड़ती है। तो स्वेज नहर है, इसमें एक लाइन तो ये लिखो आप, यह विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है। विश्व की सबसे बड़ी जहाजी नहर है जो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सेकंड लिखो पन्नामा नहर। सेकंड पन्नामा नहर। पन्नामा नहर है, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अब देखो आप विश्व का मानचित्र एक बार ध्यान में, ये अटलांटिक महासागर यूं ऐसा करती है इसकी यूं, और यहाँ अमेरिका है, ये उत्तरी अमेरिका और उसके बाद दक्षिणी अमेरिका, बीच में छोटे छोटे द्वीप हैं। अब इस महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए बीच में सिर्फ यही सिस्टम है, यहाँ से अपन जोड़ सकते हैं इसको। अगर नहर का निर्माण चैनल बना दे और जहाज ऊपर उठे और उस जल से आराम से इस साइड में आ जाए प्रशांत महासागर में। और अगर इस नहर का निर्माण नहीं किया जाए, किसका, कौन सी नहर का? पन्नामा नहर का, तो जहाज को इधर से घूमकर यहाँ प्रशांत महासागर में पहुँचेगा वो, तो कितने किलोमीटर का एक्स्ट्रा ईंधन लगेगा? एक सीधा सीधा पन्नामा नहर का यहाँ निर्माण कर दिया गया, लगभग 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। इसमें लिखो आप, ये अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। आगे लिखो सू नहर। मुख्य इंपोर्टेंट ये दो ही नहरें हैं, स्वेज नहर और पन्नामा नहर। 3-4 नहरें और लिख देते हैं अपन। अगला शू नहर। ये सू नहर है, ये संयुक्त राज्य अमेरिका की नहर है, और ये सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। सुपीरियर झील को ह्यूरन झील से जोड़ती है। चौथी लिखो कील नहर। कील नहर। यह है उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। किसको? उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अब अगली लिख लो आप, वेलैंड नहर। वेलैंड नहर, इसमें लिखो, यह कनाडा में इरी एवं ओंटारियो झीलों को जोड़ती है। लास्ट लिख लो आप, गोटा नहर। गोटा नहर कौन सी? गोटा नहर ये है गोटनबर्ग को, गोटा नहर है ये गोटनबर्ग को स्टॉकहोम से जोड़ती है। गोटनबर्ग को स्टॉकहोम से जोड़ती है। गोटनबर्ग को स्टॉकहोम से जोड़ती है। गोटनबर्ग को
इसको ठोम से जोड़ती है। अब आप धरातलीय जल का लास्ट पॉइंट लिखो। हिम क्षेत्रों के रूप में धरातलीय जल राशियाँ, हिम क्षेत्रों के रूप में धरातलीय जल राशियाँ। चौथा पॉइंट, हिम क्षेत्रों के रूप में धरातलीय जल राशियाँ। धरातल पर नदियों, झीलों में पाए जाने वाले, नदियों झीलों में पाए जाने वाले द्रव्य रूपी जल के अतिरिक्त हिम के रूप में भी स्थलीय भागों पर एक बड़ी जल राशि पाई जाती है। यह जल राशि उत्तरी ध्रुव पर आर्कटिक क्षेत्र तथा ग्रीनलैंड पर तथा दक्षिणी ध्रुव एवं अंटार्कटिका पर पाई जाती है। इसके अतिरिक्त उच्च पर्वतीय क्षेत्रों पर स्थित हिमटोपिया तथा हिमनद भी प्रमुख जल राशियां हैं। ये धरातलीय जल आपका कंप्लीट हुआ। कल अपन पढ़ेंगे ये भूमिगत जल या भूजल। आज के लिए इतना काफ़ी, धन्यवाद। बाकी अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में।